हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं प्रिंस द्विवेदी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल के अंदर जितने भी एक्ट आएंगे हम कवर करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियोस में मैंने कंपनी रूल के अंदर जितने भी एक्ट लाए गए थे उसको कवर किया है। हमारे भारत पर ब्रिटिश ने 150 सालों से ज़्यादा रूल किया था। तो वो 150 सालों से जो ज़्यादा रूल किया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है कंपनी रूल है, ठीक है, और दूसरा क्राउन रूल है। तो हमने कंपनी रूल को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्राउन रूल। तो कंपनी रूल कब से कब तक चला? 1773 से लेकर 1857 तक चला, ठीक है, 1857 तक चला। क्लियर है? और क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चला। तो कंपनी रूल को हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। जितने भी कंपनी रूल के अंदर एक्ट थे, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो चार्टर एक्ट हो 1793 का, 1853 का, ठीक है, तो हमने सारा कवर कर लिया है। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्राउन रूल के अंदर पहला एक्ट जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि हमें कंपनी का जो रूल है वो क्राउन को समाप्त करना पड़ा, या ब्रिटिशर्स को कंपनी का रूल भारत के ऊपर से समाप्त करना पड़ा। तो आपको पता है, सबको पता है 1857 की क्रांति, ठीक है ना, 1857 का रिवोल्यूशन जिसको हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं, और या फिर हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, या फिर हम सिपॉय म्यूटिनी जिसको हम बोलते हैं सैनिक विद्रोह, ठीक है। तो ये हमने देखा था। उसमें बोला जाता है कि जो ब्रिटिशर्स की नींवों को हिला दिया था भारतीयों ने, ठीक है ना। मतलब ब्रिटिशर्स को ये मालूम पड़ चुका था कि अब हम ज़्यादा दिन तक भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे अगर हम भारत के अच्छे के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1857 से पहले कंपनी रूल था, ठीक है, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? कंपनी रूल को हटा दिया गया और क्राउन रूल आ गया। क्राउन रूल का मतलब है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया है और जो सारी पावर्स हैं गवर्नमेंट की और रिवेन्यू लेने की वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाएगी। मतलब जो ब्रिटिश के राजा महाराजा थे, मीन्स जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उनके हाथों पे चली जाएगी। क्लियर है? तो आज इस एक्ट के अंदर, क्राउन रूल के अंदर पहला एक्ट लाया गया था जिसको हम सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या किया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया गया था। तो पहली चीज जो की गई थी, देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि 1857 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जो थे वो डर गए थे कि अगर हमें अब ज़्यादा शासन करना है भारत पर तो हमें भारत के अच्छे के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक्ट लाया गया ये बोलकर कि हम गुड गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, मीन्स गुड गवर्नमेंट के बेसिस पर काम करेंगे, मतलब भलाई के लिए काम करें, भारत की भलाई के लिए काम करेंगे, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। क्लियर है? चलिए, और इसमें क्या किया गया था कि जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर, कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे तो उनको चेंज किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो उसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इस एक्ट के अंदर वाइस राय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। क्लियर है ये बात? पहला काम यही किया गया था इस एक्ट के अंदर कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसको वाइस राय ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया गया। मतलब जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे अब उसको वाइस राय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन की। क्लियर है? ठीक है। अब जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले वाइस राय बने थे भारत के, ठीक है ना। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ द इंडिया वाज द लॉर्ड कैनिंग। ये चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से ध्यान में रखनी है और बहुत सिंपली तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, उनको भी याद रखना है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे?
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया गया था। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ मैं भी, तो आपको गलत बता दिया, लेकिन मैं क्लियर किए देता हूँ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हैं, और जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया हैं, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वो लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट काम किया गया था, पहला काम यही किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंदर। अब चलिए देखते हैं दूसरा काम क्या किया गया था। तो आपको पता है कि जो कंपनी रूल है उसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों का काम क्या था, एक एक करके एक एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस को संभालता था और एक ये ट्रेड वगैरह को देखता था, उसको संभालता था, उसका मतलब सारे डिसीजन लेते थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही हम डबल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर दो बॉडी ऐसी थी जो चला रही थी। पहला तो ट्रेड देख रहा था और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस को देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, तो ये जो डबल गवर्नमेंट थी इसको खत्म कर दिया। कहने का मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, दोनों को एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्लियर है ये चीज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि कौन से एक्ट के अंदर डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया था, एंड कर दिया गया था। तो ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया था। क्लियर है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जो वाइस राय हमारे बने कौन, लॉर्ड कैनिंग। अब वो तो पूरे देश को नहीं संभाल सकते, है ना, पूरे भारत को नहीं संभाल सकते, इसलिए एक नए ऑफिस को क्रिएट किया गया, एक नया ऑफिस बनाया गया जिसका क्या नाम था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया और इसको कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया। मतलब जितनी भी सारी पावर थी सब पावर इसको दे दिया गया। और जो लॉर्ड कैनिंग थे, मतलब जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया होता था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे होता था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड में होता था और इसके एडवाइस से, इसके मीन्स बोल सकते हैं हम डायरेक्शन से, जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे वो काम करता था। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एक नया ऑफिस बनाया गया था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, और इसको सारी पावर दे दी गई थी, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो या फिर किसी चीज़ की भी, सारी पावर इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब देखिए क्या किया गया था, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। ब्रिटिश कैबिनेट का मतलब कि जो ब्रिटिश में कैबिनेट है, जो ब्रिटेन में कैबिनेट थी उस समय, उसका मेंबर होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, क्लियर है ये बात। और ये रिस्पॉन्सिबल होगा, डायरेक्टली होगा किसको रिस्पॉन्सिबल, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मतलब कि अगर कोई भी डिसीजन ये लेता है कोई भी, तो इसको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है कि ये कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्लियर है ये बात। तो बोल सकते हो आप कि रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट को। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए फिर क्या किया गया कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेले तो कोई काम नहीं कर सकता भाई, उसको भी हेल्प की जरूरत होती है, इसलिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, 15 मेंबर की परिषद बनाई गई उसके मदद के लिए, सेक्रेटरी के मदद के लिए, कि अगर कभी भी उसको एडवाइस की ज़रूरत हो, कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए कि उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही हो, तो ये 15 मेंबर की काउंसिल क्या करेगी, उसको एडवाइस देगी, हेल्प करेगी। ठीक है, और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अगर पसंद आएगा तो वो फॉलो करेगा, उस चीज़ को सही मानेगा, नहीं तो वो उसको बोल देगा कि हमको नहीं पसंद है, आई विल नॉट फॉलो इट। ठीक है ना। और ये जो था, ये देखिए अब जो 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी उसका चेयरमैन किसको बना दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बना दिया गया था उसका चेयरमैन। क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान रखिएगा, जो काउंसिल का चेयरमैन होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद होता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो सेक्रेटरी था वही चेयरमैन होता था
काउंसिल का, जो 15 मेंबर की काउंसिल उसके मदद के लिए बनाई गई थी। क्लियर है। अब देखिए जो एक्ट ऑफ 1858 था ये बहुत मीन्स इम्प्रूवमेंट के लिए लाया गया था। आपको मैंने बता दिया कि जो कंपनी रूल था वो बहुत ही मतलब अपने भारतीयों पर दिक्कत करता था, बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाता था, उनको मतलब एक्सप्लॉइट करता था, जिसके कारण से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ठीक है ना। तो अब ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगने लगा कि कंपनी रूल नहीं एबल है रूल करने के लिए भारतीयों पर। ठीक है, इसीलिए कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली क्या करने लगा, भारत पर रूल करने लगा और इम्प्रूवमेंट के लिए रूल करने लगा। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी तक जितनी भी पहले जो भी नियम थे सारे नियम वैसे ही थे, कोई भी नियम को बदला नहीं गया था। तो आज ये एक्ट यहाँ कंप्लीट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में इतनी चीज़ें की गई थी। अब अगले वीडियोज़ में हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को देखेंगे, जो कि ठीक है ना, ये 3 काउंसिल एक्ट लाए गए थे 1861 में, 1892 में और 1909 में लाया गया था। क्लियर है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। धन्यवाद।